चैप्टर 8 श्री का मन। अब श्रू का मन ले मुआन से बात करने के लिए बैठ गया था। उसके पास कोई योजना नहीं थी, सिर्फ मोतियों की चाहत और मोती क्या लाएंगे। और यह पक्का और सहज ज्ञान की कैरोलिन एक मोती लैगून है। वह एक योजना के साथ उठ खड़ा हुआ था। ये योजना उसे ले मुआन के साथ उसके घनिष्ठ संपर्क और बातचीत से सूझी थी। अकेले में सोच विचार करते हुए उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। ये संदेहास्पद था कि क्या श्रू कोई योजना बना सकता था। लड़की की उपस्थिति, कैरोलिन के साथ उसका संबंध, उसकी कहानी, वापस आने की उसकी इच्छा, ये तथ्य कि वह एक पथ प्रदर्शक थी और ये तथ्य कि पीटरसन भले ही केरमाडेक को वापस ले ले, व्यापार का सारा लाभ खुद ही ले जाएगा। ये सभी विचार और विचार श्रू के दिमाग में एक साथ आए और मधुमक्खियों के झुंड की तरह एक साथ बंधे रहे, उस लड़की की उपस्थिति के कारण जो हर चीज का मूल और केंद्र थी। वो इस मामले के बारे में रंटन से बात करेगा। श्रू समझ गया कि कैरोलिन नक्शे पर नहीं थी। वे रहस्यमय कागज के टुकड़े जो पीटरसन को अपना रास्ता खोजने में सक्षम बनाते थे। वो समझ गया कि रंटन को नेविगेशन का बहुत कम ज्ञान था। वह केवल इतना जानता था कि अगर वे उतने ही दिनों तक दक्षिण की ओर बढ़े जितने दिनों तक वे उत्तर की ओर चले थे और फिर स्टीयरिंग ले मुआन को सौंप दें, तो वह उन्हें वांछित स्थान पर पहुंचा देगी। उसे तुरंत पहिया दे दो और वह उन्हें वापस ले आएगी, लेकिन वह कई दिनों तक पहिए पर खड़ी नहीं रह सकती थी। नहीं, कंपास द्वारा दक्षिण की ओर दिशा बदलना और फिर अक्षांश के करीब पहुंचने पर पहिया उसे सौंप देना ही काफी होगा। वह सहज वृत्ति जो पक्षियों को सैकड़ों मील दूर से अज्ञात समुद्री स्थानों और पालू से उसी प्रजनन स्थल तक ले जाती है, वही पर्याप्त होगी। पीछे जाकर वह कुछ देर तक पहिए पर बैठे साथी के पास ही रहा, लेकिन रंटन और पीटरसन के डेक पर आने का कोई संकेत नहीं मिला। श्रू फिर आगे बढ़ा और नीचे फोकल में उतर गया। सुबह के समय उसे अपना मौका मिला। केवल रंटन और स्टीयरमैन पीछे थे और श्रू साथ आ रहा था। रेल के पास साथी के साथ खड़ा था। समुद्र पर भोर का पूरा समय था। वे 1 मिनट तक हवा के रुकने की संभावना पर बात करते रहे और फिर श्रू ने स्टीयरमैन की ओर एक नज़र डालकर यह सुनिश्चित किया कि वह सुनने की क्षमता से बाहर है और अपने विषय पर आ गया। वह भूमि जिसे हमने छोड़ा है, श्रू ने कहा, कैरोलिन है। लड़की ने मुझे उसका नाम बताया है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा। वह लैगून एक मोती लैगून है। ये हमारे बीच का निजी मामला है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं किसी और को नहीं बता सकती और क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हमें फायदा हो सकता है। एक मोती लैगून, रंटन ने कहा। क्या वह सच बोल रही है? सच। वह अपने कान के पीछे 2 मोतियों को एक साथ पहनती है, इसलिए। श्रू ने भोर की रोशनी में अपनी बंद मुठ्ठियां जोड़ते हुए कहा, वे उसके बालों में बंधे हैं और हवा उसके बालों को उड़ा रही है। मैंने उन्हें देखा, फिर मैंने बात की और उसने मुझे बताया। अब सुनो, रतन, हम इस मामले के बारे में जानते हैं, तुम और मैं, हम दोनों ही अकेले उन मोतियों को प्राप्त करेंगे। पीटरसन नहीं। वो उन सभी को निगल जाएगा और हमें खाने के लिए गोले देगा, लेकिन हमें कैसे जाना है, यह मुझे नहीं दिखाया गया है। यह मामला तुम्हें देखना है। ये सब उसने देशी भाषा में कहा और रंटन ने सुनते हुए अपनी एड़ी से पाइप की राख को बाहर निकाला और फिर हाथ में पाइप लेकर रेलिंग के सहारे झुक गया। उसकी आंखें डेक पर टिकी थीं। बढ़ती रोशनी में वह डेक के तख्तों को साफ साफ देख सकता था, यहाँ तक कि डॉल्स तक भी। सोच में डूबा वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर आंखें उठाकर बोला, तुम्हारी बात सच है, लेकिन पीटरसन हममें से सबसे बुद्धिमान है। उसके बिना हम उस द्वीप को फिर से कैसे पा सकते हैं? जैसा कि तुम जानते हो, मेरा जीवन ज्यादातर द्वीपों के बीच बीता है। द्वीप और द्वीप के बीच के किनारे और किनारे, जो पोमोटास में 10 से लेकर आपकी हथेली जितनी चौड़ी जगह में स्थित हैं। मैं इस जहाज या इस तरह के किसी भी जहाज या किसी भी डोंगी को संभाल सकता हूँ, जैसा कि तुम जानते हो। लेकिन दोपहर के समय सूरज को पीटरसन की तरह देखना और यह कहना कि मैं यहाँ हूँ या यहाँ हूँ, ये कला मुझे नहीं दी गई है। मैंने अपना जीवन गहरे समुद्र में नहीं, बल्कि केवल उथले पानी में बिताया है। फिर पीटरसन इस जहाज का पूरा मालिक नहीं है, एक और आदमी है जो इसका एक हिस्सा रखता है और उससे बात किए बिना वह यात्रा नहीं रोक सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ जाऊँगा या यहाँ, बिना दूसरे आदमी के हाँ कहे।
यही सबसे बड़ा कारण है, स्रू ने कहा, कि हमें उसके बिना ही जाना होगा। और उसके बिना हम अपना रास्ता नहीं खोज सकते, रेंटान ने उत्तर दिया। फिर स्रू ने ले मुआन की दिशा खोजने की शक्ति के बारे में बताया। रेंटान को तुरंत समझ आ गया, उसने सोमा और दूसरे द्वीपों के मूल निवासियों के बीच अक्सर ऐसी बात देखी थी और ये तथ्य अचानक उसके दिमाग में आया जैसे हथौड़े की चोट से चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा जिससे पता चले कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसने स्रू की बात सुनी और उसे आगे बढ़ने और किसी से इस मामले के बारे में बात न करने को कहा। क्योंकि, रंतन ने कहा, हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो उसमें कुछ बात हो। मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मैं इस मामले पर विचार करूंगा। वो अकेला खड़ा था, उसकी आंखें पूर्वी क्षितिज पर रेंगती हुई सूरज की लपटों पर टिकी थीं। वो एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति था। ये संभव था, और अगर कैरोलिन लैगून एक सच्चा मोती लैगून था, तो यह एक सौभाग्य था। गोताखोरों के लिए कनका दल के साथ किरमाडेक को वहां ले जाने से 8 महीने या 1 साल के काम से 20 यात्राओं का मुनाफा मिल सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर कॉलिन पीटरसन उस अभियान के प्रमुख होते, तो पीटरसन और उसके साथी के अलावा किसी और को ज्यादा मुनाफा नहीं होता। अगर इस व्यवसाय में कुछ काम करना था, तो पीटरसन को हटाना ही होगा। स्रू ने ताओरी या ले मुआन के इस झूठ के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि कैरोलिन निर्जन है। एक तो ये कहानी उलझ जाती और दूसरी बात ये कि रतन अपने आप से कुछ नहीं कह पाता। अगर इस लड़की ने एक बात पर झूठ बोला है, तो क्या वह मोतियों के बारे में झूठ नहीं बोल रही होगी? स्रू सहज रूप से जानता था कि वह सच बोल रही है, और उसने बात को वहीं छोड़ दिया, और रतन अब उगते सूरज की महिमा को देखते हुए खड़ा था। उसकी योजना पूरी तरह से आकार ले रही थी। उसकी आंखें सूरज की रोशनी वाले समुद्र पर नहीं, बल्कि कैरोलिन पर टिकी थीं, एक उजाड़, निर्जन द्वीप, जहां कोई भी नहीं था जो ये देख सके कि वहां क्या हो रहा है, सिवाय सीगल की आंखों के।